नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी 2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले 10 जून के शिफ्ट 1 में आए हुए मैथ्स के पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड इन्वेस्ट अ सम इन द रेशियो 45, 37 एंड 71। एक्स वाई जेड ने तीनों ने इस अनुपात में 45, 37, 71 इस अनुपात में पैसे जमा किए और क्या हुआ कि अर्न द प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में उनको 2790 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ वाई एंड जेड। वाई को कितना शेयर मिला, जेड को कितना शेयर मिला, उन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे। तो हमें पता है कि इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना, इसमें जो ये प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट उसी रेशियो में बांटा जाता है जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो में ही हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है 45 अनुपात 37 अनुपात 71 में हमको 2790 डिवाइड करना है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ें, 7, 5, 12 और 1, 13, 4, 3, 7, 7, 14, 1, 15, 153, यानी टोटल 153 रुपए इन तीनों को मिलने थे। मिले कितने? 2790 प्रॉफिट हुआ। तो ये 153 का रेशियो वैल्यू हो गया। हमको निकालना है वाई और जेड का डिफरेंस। तो ये रहा वाई और जेड। वाई को मिले 37 रुपये, जेड को मिले 71 रुपये, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 34 रुपये। तो हमें 34 रेशियो का वैल्यू निकालना है। अब इसको हम जरा सॉल्व कर देते हैं कैंसिल आउट करके। 17 से कट गया 2 बार में, 17 से ये चला जाएगा 9 बार में, 9 से इसको काट देते हैं, 310 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 620, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि x प्लस 1/x ये दिया हुआ है 15, हमको फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³। तो हमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में रिवाइज भी करवाया है, जो कि होता है k³ माइनस 3k। ये जो ये k की वैल्यू है, तो बस k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 15 का क्यूब माइनस 3 × 15। अगर आपको 15 का क्यूब पता है डायरेक्टली लिख के आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे ना, दोनों में 15 है तो 15 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ? 15 का स्क्वायर और 3 बचेगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, उसमें से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 222। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 15 दूना 30, लास्ट में 0 आ रहा है तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2। इसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 दूना 30, 33, 33, 3330, ऑप्शन 2। What will be the difference in population 3 years ago and 2 years ago of a town whose current population is 1,60,000 increasing at the rate of 25% every year? ठीक है, 3 साल पहले और 2 साल पहले की बात हो रही है। इनका रेशियो क्या बताना है हमको? डिफरेंस बताना है। तो अभी कितना है? 1,60,000 है अभी। अब बढ़ कितने से रहा है? 25% से बढ़ रहा है। ठीक है, 25%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/4। यानी हर साल जो 4 पॉपुलेशन हो रहा है, तो अगले साल क्या हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। फिर क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, अगले साल फिर 5 हो जा रहा है। इस तरीके से हर ईयर वो पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रहा है। तो अभी इतना है, तो अगर हमको 2 साल पहले जाना हो तो हम क्या करेंगे? हर साल 25% बढ़ रहा है, यानी ये 5 की वैल्यू है, हमें 4 की निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 साल पहले का। एक बार और करेंगे 4/5, तो ये हो जाएगा 2 साल पहले का। उसी तरीके से जब 160 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 साल, 2 साल और 3 साल, तो ये 3 साल के पॉपुलेशन निकल जाएगा, 3 साल पहले का। वहीं पे अगर हमको आगे का निकालना होता, फ्यूचर का, तो हम इसको उल्टा नहीं करते, तब तो बढ़ रहा था ना, तब हम इसको 5/4 ही लिखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को वैल्यू निकाल के डिफरेंस निकाल लेंगे।
डिफरेंस निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। ये रहा हमारा 5 और 5 25, तो इस 25 से डायरेक्टली कट कर देते हैं हम, तो ये 100 है, चला जाएगा 4 बार में। तो बचा क्या, 4 × 4 16, 16 चौके 64, 64 को फिर 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 चौके 64, 6 बचा, 16 चौके 96 और 6 102, तो ये आ जाएगा 1024 और 2 जीरो, ठीक है। और 3 साल के लिए करेंगे तो ये 125 है, 5 × 5 × 5, तो 125 को 1000 से काट देंगे तो 8 बार में चला गया। फिर क्या बचा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 को 16 से करेंगे तो वही आएगा हमारा 1024। 1024 को बचे हुए इस 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, 8 एकम 8, और एक जीरो बचा हुआ है यहाँ पे, तो जीरो। अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यह आ गया 0, 10 में से 2 गया 8, तो लास्ट में 80 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है 2, यही सही जवाब होगा, पर फिर भी हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 मतलब 3 बचा, 3 में से 9 गया, 4 बचा, फिर यहाँ पे 2 कैरी ले चुके हैं, एक में से 1 गया 0, और यहाँ पे बचा 10, 10 में से 8 गया 2, तो 20,480, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बेड इज 744 विच इज 31% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज 9%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, ठीक। तो 744 ये क्या है, मार्क्स प्राइस है, जो कि कॉस्ट प्राइस का 31% अभाव है, यानी ये 133 का वैल्यू है। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा ये कॉस्ट प्राइस मिल गया, ठीक है। उसको बेच रहे हैं हम 9% के प्रॉफिट में, तो यानी ये कॉस्ट प्राइस है, बेच रहे हैं 9% के प्रॉफिट में, यानी ये 100 की वैल्यू को हमने 109 में बेच दिया, तो ये क्या निकल गया, ये हमारा टोटल निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको जरा हम अगर सॉल्व करें तो ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 109 तो प्राइम है, कटेगा नहीं, 131 से जाएगा ये, 7 बार में 13 7 91, 13 नहीं जाएगा ये, ठीक है। और हमसे क्या बोला, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो हो जाएगा, पर ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। ये 100 से 100 काट दिया, 109 को 744 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, कैरी 3 39, 3 9 7 63 3 66, 0 0 0, फिर क्या बचा, 4 4 7 6 9 10, 6 6 10 11 8, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करना है 131 से, तो ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में ले जाते हैं, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 91 हो जाता है, तो 6 बार में ले जाता है, 13 6 78, 6 7 8, ये बचा 4, ये आ जाएगा हमारा 10 में से 8 गया 2, 24 बचा, 9 बार उतरेगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार ले जाना होगा, तो ये हो गया 8, 4 में से 3 गए, फिर 6 उतारा हमने, तो 13 7 91, 13 8 104, 8 बार में लेके चले जाते हैं, तो लगभग 618 रुपये आ रहा है सेलिंग प्राइस। हमने खरीदा कितना था, सॉरी मार्क प्राइस कितना किया था, 744, कितने का डिस्काउंट दिया, अगर हम माइनस करें तो यह आ जाएगा 6, 3 में से 1 गया 2, 126 रुपये डिस्काउंट दिया 744 में। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं हम, 4 से कट करते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा, ठीक है, ये 4 से गया 25 बार में। फिर इसको हम काट देते हैं, 2 से काटते हैं, 9 3, ये गया 6 3, तो ये 93 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 25 3 75, कैरी 7, 25 6 150 और 7 157, एक बार में 93 माइनस किया तो 4 6 5, फिर ये चला जाएगा लगभग 7 बार में 963, तो 17% के लगभग आ रहा है डिस्काउंट, जो कि है ऑप्शन नंबर जो नियरेस्ट है वह 16.79, यही सही जवाब होगा, ठीक है। लेकिन इस टाइप के सवाल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ना, हमसे परसेंटेज में वैल्यू दिया गया और परसेंटेज में ही पूछ रहा है, तो उस केसेस में ना मार्क्स प्राइस 744 था, उससे हमें मतलब ही नहीं है, 744 से कुछ मतलब ही नहीं है। हम मार्क्स प्राइस मान लेते हैं ना
ऐसे मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, या मार्क्स प्राइस को ही मानते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क्स प्राइस को मान लेते हैं 100 है। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इससे 131% ज़्यादा है, यानी ये 131 का वैल्यू है, 100 का चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 109/100, ठीक है। तो अगर हम इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 10900 डिवाइडेड बाई 131, ठीक है। ये मार्क्स प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इसके डिनोमिनेटर में 133 है, 131 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 131 लिख लेते हैं, ऊपर नीचे 131 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। अब क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 131 तो रहेगा नीचे में, ऊपर से डिवाइड करते हैं हम, तो 0 0, 31 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 22, ठीक है। हमको निकालना है मार्क्स प्राइस, सॉरी डिस्काउंट परसेंट, तो ये डिस्काउंट हो गया, नीचे लिखेंगे 100 इंटू 100, ये 0 0 कट गया, बचा क्या 131 डिवाइडेड बाई 2200। इसको करते हैं एक बार में ले जाते हैं 131, बचेगा कितना हमारा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 बचा तो 8, फिर 0, फिर 6 बार में जाएगा तो 6 13 6 78, फिर बचा हमारा कितना, 10 में से दिया 0 104, फिर डेसिमल देंगे 0, तो 13 7 91, 7 बार मतलब 16.7 आ रहा है। तो और ज़्यादा हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएंगे इससे। तो ये 744 को हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कितना कैलकुलेशन मुश्किल हो जा रहा है। हम मार्क्स प्राइस को 100 मान लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे ईजिली। पर ये ध्यान रखना है कि मार्क्स प्राइस ये जो परसेंटेज दिया है, परसेंटेज में पूछा है, तो उस समय जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो मैटर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर 51 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वॉज पावर्ड इनटू एन एम्प्टी स्टोरेज टैंक, ठीक है, 51 लीटर पेट्रोल डाल दिया गया है, तो 1% खाली था। इसे भरने के लिए स्टोरेज टैंक में कितना पेट्रोल चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं है कि भाई 51 लीटर हमने तेल डाला, 1% खाली बच गया, तो भरा कितना 99%, यानी ये 99 की वैल्यू है, हमको 100 की वैल्यू चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से काट देते हैं, 17 बार में 33 बार में, अब कटेगा नहीं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 5 बार में 15 16, 50 बचा, 1 बार में जाएगा 31, तो ये हो गया 9 और 1 0 दिया पॉइंट देके, तो ये हो गया 5 बार में 165, तो 51.5। अच्छा एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन 3 जो होगा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जब 1063, 2815, 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। तो हमें 3x - 14y की वैल्यू बतानी है। इस टाइप का एक सिमिलर सवाल हम पिछले किसी शिफ्ट में देख चुके हैं। क्या बोल रहा है कि जब भी 1063, 2815 और 3451 ये तीनों नंबर्स को कि सबसे बड़ी संख्या यानी x से डिवाइड करते हैं ना, तो ईच केस में रिमाइंडर y मिलता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इसमें से y घटा दें, इसमें से भी y घटा दें, यहाँ से भी y घटा दें, तो ये जो संख्या मिली है, ये संख्या पूरी की पूरी x से कंप्लीटली डिवाइड होगी, है ना। तो हमें बस बताना है सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो वो संख्या क्या होती है, वो होती है इनका HCF। सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे तो वो होता है इनका HCF। तो हमें निकालना पड़ेगा HCF। तो जो HCF आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है। तो हम HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। डिफरेंस मेथड में क्या होता है कि हम नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, बस हमको माइनस करना पड़ेगा 2815 में से 1063। जब करेंगे तो ये हो गया 2, 11 में से 6 गया 5, 7 और 1, ठीक है। इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा, तो 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3 और ये बच जाएगा 6, ठीक है।
अब इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे तो 11 में से 3 गया 8, फिर बचा 4, 14 में से 8 6 गया 8, यहाँ बचा 3 और 2। तो अब ये जो 3 नंबर्स है ना, इसको हम देखते हैं कि इनका जो फैक्टर्स है वो क्या आ रहा है। तो जो सबसे छोटा नंबर है 636, इसको हम जरा डिवाइड करते हैं। तो 6 से जा रहा है, फैक्टर्स निकाल रहे हैं हम। 6 से चला जाएगा, अगर 6 से कितनी बार में जाएगा, 6 कम 6 0 6। अब 106 को फैक्टराइज करें तो ये चला जाएगा हमारा 2 से 53 टाइम्स में, 53। तो 53 क्या हो गया, 53 तो हमारा एक प्राइम नंबर होता है। तो 53 प्राइम है, तो इसका मतलब है कि ये फर्दर और फैक्टराइज नहीं होगा। तो ये क्या मिला, 6 इंटू 2 इंटू 53। अब इसको जरा फैक्टराइज करते हैं। 4 के टेबल से जा रहा है 4, 4 चौके 16, 4 3 12, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दिया, 4 3 12, 4 8 32। फिर 2 के टेबल में जाएगा, ये 2 से लिख लेते हैं, 2 19, ठीक है। अब 219 ये कितने के टेबल में आता है, 219 अगर हम देखें तो ये 3 से कट रहा है, 3 से जाएगा 7 3 के 73। तो 73 भी हमारा प्राइम हो गया, तो फर्दर और फैक्टराइज होगा नहीं, ठीक है। इसको भी अगर हम जरा फैक्टराइज करें, 4 से ले जाते हैं तो 4 5 20, 9 36 28, ठीक है। फिर ये जा रहा है 3 के टेबल में जा रहा है, 3 से ले जाते हैं, 3 एक कम 3 2, 9 27 2, 199। तो 199 भी फर्दर ब्रेक होगा नहीं। तो कॉमन क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे 4 और 3 मिला है कॉमन, यहाँ पर 4 3 12, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है कॉमन। तो जो एचसीएफ आएगा वो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एचसीएफ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जब हम x से डिवाइड करते हैं ना, तो ईच केस में रिमाइंडर जो मिलता है हमें y मिलता है। तो यानी अगर हम 12 से 163 को डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1063 से, तो ये 12 से चला जाएगा 12 8 96, 10 बचा 3, फिर जाएगा 12 8 96, 7 बच गया। तो यानी रिमाइंडर 7 आ रहा है, यानी y की वैल्यू 7 हो गई। हमें निकालना क्या है, 3x माइनस 14y। यहाँ पे कर लेते हैं 3x माइनस 14y। x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 12 3 36 और ये हो जाएगा हमारा 14 7 98। तो जब माइनस करेंगे -2 6, माइनस का 62 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थमेटिक मीन निकालना है इन ऑब्जर्वेशंस का। तो क्या करते हैं, हम सबको ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 9 0 9 18, 18 में 8 जोड़ा तो 26, 26 और 5 31, 32, 32 और 4 36 और 4 40, कैरी 4 बचा। जोड़ देते हैं, 6 4 10, 16, 3 19, 19 और 5 24, 24 5 29, 29 और 3 32, 32 में 8 जोड़ा 40, 40 और 6 46 और 8 जोड़ेंगे तो 54। टोटल कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। या फिर क्या है ना कि ये नंबर्स हम देख रहे हैं कि ज़्यादा दूर दूर नहीं है, पास पास में है। तो ऐसे सवालों में ना हम डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक बार डेविएशन मेथड भी आपको समझाता हूँ ताकि एक बार रिवाइज हो जाए एग्जाम से पहले। तो अगर आपको जो भी लग रहा है कि आस पास है जो नंबर्स इसके, उसके हिसाब से आप इसका एवरेज मान लीजिए खुद से। तो मुझे 58 55 64 69 60 ये सब ना 60 के पास लग रहे हैं, तो मैं एवरेज 60 मान लेता हूँ। अब देखता हूँ 60 से कौन कितना ज़्यादा है और कौन कितना कम है। ये 60 से 9 ज़्यादा है, ये 0। ये 60 से कम है, कितना कम है, 21 कम है। ये 2 कम है, ये 5 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 29 ज़्यादा है, सॉरी 29 कम है, 31। ये 24 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है और ये 20 ज़्यादा है। अब इन सबको जोड़ते हैं हम, जोड़ के लिखेंगे क्या आएगा। अगर हम देखें तो माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, माइनस का 21 और माइनस का 2 कितना हो गया, माइनस का 23 हो गया। और यहाँ पे है प्लस का 24, तो माइनस का 23 प्लस का 24 प्लस का 1 बचेगा, ठीक है यहाँ तक।
उसके बाद माइनस का 5, माइनस का 29, ये मिलके हो जाएगा माइनस का 34, और ये है प्लस 20 प्लस 4, तो ये हो गया प्लस का 24। तो प्लस 24 जब करेंगे हम तो ये क्या बचेगा, माइनस 10 बचेगा। माइनस 10 और 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, -9, और ये -9 प्लस 9 कट गया, तो टोटल ऐड करने पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 आया ना, तो हमने जो एवरेज माना था वही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आता, सपोज कर लेते हैं कि x आ गया होता, तो उसको हम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं। प्लस का x आया होता तो 60 में हम जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है उसको ऐड कर देते। अगर माइनस का आया होता तो उसको माइनस कर देते। यही है हमारा डेविएशन मेथड। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। 47 डिवाइडेड बाई 49/7। तो 49 में 7 क्या होता है, 7 हो जाता है, -27 है। 7 में से 27 चला जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। 65 में से -20 करेंगे तो +45 हो गया, और 47 और 45 को अगर हम जोड़ दें तो ये 92 हो गया। ऑप्शन नंबर 1। सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड मास पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 14 और 1 15 हो गया, बाहर 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 15 करेंगे तो 225, 139 माइनस प्लस यहाँ पे 52। सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 9 2 11, 13 5 18 19। अब माइनस कर देंगे, ये बचा 4, ये 3, ये बड़ा है ना, ये माइनस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 एम्पेरिकल फॉर्मूला से करना है, जो कि होता है मॉड = 3 मीडियन -2 मीन। ये तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। मॉड मीन एंड मॉड ऑफ द डेटा। मीन दिया हुआ है 2 × 33.9 हो गया मीन, माइनस मॉड कितना दिया हुआ है 40.1, तो ये हो गया 40.1। हमको निकालना है मीडियन, तो मीडियन की जगह हमने x लिख दिया। सॉल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 दूना 18 67, ये उधर जाएगा माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा 40.1 में, प्लस करेंगे तो ये हो गया 9 7 10, डेसिमल दे दिए। यहाँ 3x है, x 3 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ गया 3, फिर बचा 1, तो 3 बचे 15, 2 बचा, तो 9 3 27, 2 बचेगा तो 6, तो 35.96 आ रहा है। ये 6 जो है ना वो रिपीट होता रहेगा, तो ये 35.97, ये ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 2 पाइप्स कैन फिल अ सिस्टर्न इंडिविजुअली। 2 pipes can fill a cistern individually in 35 minutes and 15 minutes। मतलब कोई पाइप ए है वो 35 मिनट में भर देता है, दूसरा पाइप जो है वो 15 मिनट में भर देता है। There are pipe located at the bottom of cistern to empty it. If all 3 pipes, एक और पाइप है जो खाली करने के लिए रखा गया है, ठीक है, open simultaneously, then the empty cistern gets filled in 6 minutes। अगर तीनों को साथ में खोल दिया जाए, ए बी और सी को, सी एक खाली करने वाला है, इतना ध्यान रखना है, तो 6 मिनट में टंकी भर जाती है। तो हमें बताना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द पाइप एट द बॉटम ऑफ सिस्टर्न टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड सिस्टर्न इफ देयर इज नो पाइप इज ओपन देन। ठीक है, हमें बताना है कि जो सी अकेले काम करेगा ना, जब टंकी पूरी तरीके से भरी होगी तो सी अकेले कितने देर में खाली कर लेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क यानी इस सिस्टम की कैपेसिटी निकालेंगे, जो कि क्या होता है इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये है 7 × 5 = 35, यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ये 6 कॉमन है, तो यहाँ हो गया 7, फैक्टर हो गया 5, 7 × 5 = 35, 5 बचा 3, और यहाँ से 2 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 21 210। डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो 35 से चला जाएगा 6 बार में, तो एक की इफिशियंसी आ गई 6, इससे चला गया 14 बार में, और इससे जाएगा 35 बार में। तो ए और बी की इफिशियंसी निकल गई 14 और 6 20, और तब सी की कितनी हो जाएगी, तो ए और बी मिला के कितना हो गया 20 हो गया, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तो जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 7 दूना 14 मिनट लगेंगे इस टंकी को भरने में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सी की जो एफिशिएंसी आ रही है ना, वो पॉजिटिव आ रही है।
पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये टंकी को फिल कर रहा है, ना कि एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ये चीज़ ध्यान गौर करना पड़ेगा कि जो पाइप है ना वो बॉटम ऑफ सिस्टम पे लोकेटेड है। तो इससे हमने पहले क्या किया, तीनों को साथ में भरा है। उसके बाद जब हम सिर्फ लास्ट वाला खोलेंगे ना तो पानी गिरेगा। मतलब ये पाइप जब साथ में काम करवा रहे थे तो पानी भर रहा था और अभी खाली कर रहा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। जनरली क्या होता है कि एक टंकी हमेशा खाली कर रही होती है या भर रही होती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 12, के की वैल्यू निकालनी है, बोथ रूट्स कॉमन। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि दो इक्वेशंस हो तो रूट्स कॉमन तभी होते हैं जब उनके कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पर 2, यहाँ से हो गया 4, बराबर एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे है -5 और यहाँ पे है -k+1 बराबर कांस्टेंट, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +6 हो गया। क्या होगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 1/2, ये भी 1/2 ही होगा क्योंकि रेशियो तो बराबर ही होगा। तो इन दोनों को ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया k+1 बराबर 10, 5 दूना 10 हो गया। तो k की वैल्यू आ जाएगी 9, ऑप्शन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हुज साइड मेजर्स इतना है। ठीक है, हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके 6 साइड्स हो। ठीक है, इस तरीके से, और वो भी कैसा, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का क्या मतलब है कि इनकी भुजाएं बराबर होंगी, ये सारी भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो हेक्सागोन को अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं ना, अगर तो हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये है, एक ये और एक ये। तो टोटल 6 ट्रायंगल्स मिलते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल जिनका भुजाएं बराबर हो। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से एक हेक्सागोन बनता है। तो हम क्या करेंगे ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a²। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो साइड दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 16√2। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हमको 6 का निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर हम कट कर दें 2 बार में, 3 बार में, तो इसको हम रीराइट कर सकते हैं 3√3/2 a²। तो ये हेक्सागोन के एरिया का फॉर्मूला होता है। हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, इक्विलेटरल का याद रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, a² यानी साइड कितना है 16√2, तो 16√2 को 2 बार लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये √2 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 16 × 16 × 3 और लास्ट में √3। तो 16 × 16 तो पता है 256 होता है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 75, 76, 768√3, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 14, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 32 km/h। ठीक है, ट्रेन ए जो है 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। टेक्स 33 सेकेंड्स टू कंप्लीटली क्रॉस ट्रेन बी। बी को कंप्लीटली क्रॉस करने में 33 सेकेंड लगा रही है और बी जो है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। द लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ट्रेन बी क्रॉसेस अ ब्रिज कंप्लीटली इन 44 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखते हैं। ट्रेन ए, आसान सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे जैसे जो जो बोला उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे और हमें जो फॉर्मूला अपना याद रखना है, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर पर सेकंड है, 2 यूनिट है। तो
जब हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो 18/5 से करते हैं। बस इतना ही करना है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ए कितने रफ्तार से चल रही है, 32 किलोमीटर प्रति घंटे, और ट्रेन बी कितने से चल रही है, 28 किलोमीटर प्रति घंटे। दोनों कैसे चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या, इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का सम। तो ये कितना हो गया, 60, ठीक है। बोल रहा है कि ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन बी, अच्छा एक ट्रेन ऐसे आ रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, तो कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए दोनों को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, दोनों की लेंथ जो है उसका सम, यानी कि पहली ट्रेन को L1 मान लेते हैं, दूसरी को L2 मान लेते हैं, तो जो डिस्टेंस होगा वो L1 प्लस L2 होगा, ठीक है। यहां तक आगे क्वेश्चन क्या बोला है, लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज 1.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए। अगर ट्रेन ए की लेंथ को हम x मान लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं 1.5 टाइम्स है ना, डेसिमल में डील नहीं करना है आपको। 1.5 टाइम्स का मतलब होता है 3/2, तो ट्रेन ए को 2x मान लेते हैं, तो ट्रेन बी की लंबाई हो जाएगी 3x, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x हो गया। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है, 5x है। स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड लिखेंगे 60, और टाइम कितना लगा, 33 सेकंड्स में लग रहा है, टाइम में 33 सेकंड्स। तो हमें भी इस 60 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं, 6 से काट देते हैं 3 बार में, 6 से गया 10 बार में, और ये 3 से ये कट गया 11 बार में, और ये 5 से कट गया 5, तो x की वैल्यू कितनी आई, 110। तो ट्रेन ए की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x माना था तो 220, और ट्रेन बी की लंबाई 3x माना है 330। यहां तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन बी है जो किसी ब्रिज को 54 सेकंड में पार करती है। अच्छा ये जो लेंथ है ना, ये मीटर में आएगा, क्योंकि हमने टाइम को सेकंड में लिया था और स्पीड को भी हमने मीटर प्रति सेकंड में ले लिया था, तो मीटर में आएगा लेंथ। तो ब्रिज को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं। जैसे कि मैं बना लेता हूँ, यहाँ पे कोई ब्रिज है, अब ट्रेन पार कर रही है यहाँ से, तो जब ब्रिज को ट्रेन पार करेगी ना, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उस केस में इस ब्रिज का डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं, और खुद का जो लंबाई है वो भी। तो बी ट्रेन जा रही है, बी की लंबाई है 330, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो y प्लस 330 हो रहा है, और कितने टाइम में, 54 सेकंड में कर ले रहा है। तो हमसे पूछा है कि ब्रिज की लंबाई बताओ, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस हमारा है y प्लस 300, स्पीड कितना है, स्पीड है हमारा, b की बात कर रहे हैं तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो 28 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 लिखेंगे, और साथ ही साथ टाइम कितना लगा है, उसको 54 सेकंड का समय लगा है, तो 54 लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 18 तिहाई 54, तो ये क्या हो गया, 300 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, 28 में से 14 इंटू 2 लिख लेता हूँ, तो ये क्या होगा, 5 दूना 10 हो गया, और 14 तिहाई 42 हो गया, तो 42 इंटू 10 करेंगे 420, 300 माइनस कर देंगे तो 120, तो उस ब्रिज की लंबाई हो जाएगी 120 मीटर। मुझे समझाना है तो इसलिए मैं इतना लिख के कर रहा हूँ, वरना सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद से इसको कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही कम टाइम में। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा एक गलती हो गया है कि डिस्टेंस 330 था, 300 लिख दिया है मैंने गलती से, तो ये 330 होगा, जब माइनस करेंगे तो ये 90 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो 90, 4, ये सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अलजेब्रा का अच्छा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, x बराबर है 12 0.36, y बराबर है 12, इसकी पावर है 0.64, और क्या दिया हुआ है, x के पावर z, ये बराबर है y की पावर 4 के। तो हमें z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, बस x का जो वैल्यू है यहाँ पुट करते हैं। x का वैल्यू है 12, 0.36, और उसका पावर z है तो इसकी पावर z दे दिया। फिर y है, इस y की जगह पे क्या लिखेंगे, y का जो वैल्यू दिया हुआ है 12 का पावर 0.64, और उसके ऊपर पावर 4 दे देंगे।
मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जब a की पावर m हो और उसका पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर हो जाती है m इंटू n यानी mn। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.36Z, ये बराबर हो जाएगा 12 0.64 इंटू 4। ये भी बताया है मैंने आपको कि अगर a की पावर m हो बराबर है a की पावर n के, तो उस केस में क्या होता है, m बराबर हो जाता है n के। दोनों तरफ अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो यहाँ बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल कर देते हैं। बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों को उड़ा दिया। कट करते हैं, 4 से किया इसको 9 बार में, तो z की वैल्यू आ जाएगी 64/9। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 7 63, एक बचेगा तो डेसिमल देना पड़ेगा, 10 आया, फिर एक बचेगा तो मतलब 7.1 कंटिन्यू होगा 11, तो ये 7.11 ऑप्शन 1। क्वेश्चन 16, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 11 और 14 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, लंबाई है 14 और ब्रेथ जो है वो 11 है। इट्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड। इसका एरिया एक सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 14 इंटू 11 यानी कि 154, और ये 154 के बराबर है इसका एरिया। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस निकालना है हमें। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे। एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr², ये दिया हुआ है 154। पाई का वैल्यू क्या, 22/7, इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 7/22। 22 से कट गया 7 बार में, 7 इंटू 7, तो आर की वैल्यू आ गई 7, यहाँ 7 पुट कर देते हैं, कट गया 44 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 17, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज इतना। ठीक है, कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर देखना, कि एक लाइन है, ये हमारा हो गया टॉप ऑफ अ हिल, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल। अच्छा, ये हिल है, इसका ये टॉप है। जब इसको हम यहां से देख रहे हैं कहीं दूर से, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो इफ हिल इज 171 मीटर्स, मतलब इसकी लंबाई दी हुई है 171, और हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द टॉप ऑफ द हिल। ये वाला पॉइंट जो है जमीन से हम देख रहे थे, और टॉप ऑफ द हिल यानी ये वाला पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसमें पी और एच आता है, तो वह साइन थीटा। साइन थीटा बराबर p/h। साइन थीटा की वैल्यू है 60, तो यानी साइन 60। पी की वैल्यू है 171, एच है हमारा जो कि फाइंड आउट करना है। साइन 60 होता है √3/2, ये 171, एच निकालना है। इसको सॉल्व करके हम एच निकाल सकते हैं इजीली यहाँ से। ठीक है, या फिर मैंने बताया है कि 60 डिग्री जब भी हो जाता है ना, तो इसके सामने वाली जो भुजा परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू हो जाता है √3 और बेस हो जाता है 1, और ये हो जाता है हमारा 2 हाइपोटेन्यूज। तो हमें 171 की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3। हमें निकालना किसका है, 2 रेशियो का, तो 2 से मल्टीप्लाई करें। तो डायरेक्ट हम ये स्टेप कर लेंगे ना, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज, ताकि हमारा √3 कैंसिल हो जाए। √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 से इसको करेंगे तो 57, मल्टीप्लाई किया तो 114 √3। ठीक है, यहाँ से भी सेम जवाब आता, पर ये ज़्यादा ईजी है, कन्वीनियंट है, कम टाइम टेकिंग है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, प्रोपोर्शन का सवाल है, आसान सा। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² और a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो इनवर्सली को 1/y लिख लिया। अब दोनों को मिलाएंगे ना, तो ये a क्या करेगा, इस a को रिप्लेस कर देंगे 1/y से, तो ये हो जाएगा 1/y² यानी ये। ठीक है, बस इतना ही करना है। फिर x और y की वैल्यू दी हुई है, एक केस में, दूसरे में पूछ रही है। तो हमें पता है कि ये 1/y² है, यानी x y के विलोमानुपाती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या बताया था मैंने, मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो भी हो हमारा प्रोपोर्शन। ठीक है, यहां पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 39 थी जब y कितना था, 20 था, यानी 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि y पे स्क्वायर है। तो फाइंड x व्हेन y इज 2, y 2 है, 2 का स्क्वायर, तो हमको x निकालना है।
सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा 20 की पावर 2 है यानी 400 और ये 4 है, कट के कितना हो गया 100 हो गया। तो x2 की वैल्यू आ गई 3900। बस इतना ही था, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 19, 3 years ago from now the age of father was 30 years more than the twice his son's age. After how many years from now will he be twice his son's age? ठीक है, मान लेते हैं कि जो फादर की एज है ना वो x है और जो सन है उसकी एज y है। क्या बोला 3 years ago from now, तो फादर की एज हो जाएगी x-3 और सन की हो गई y-3। फादर एज वॉज 30 years मोर देन ट्वाइस हिज सन्स एज, तो सन के एज के दोगुने से फादर की एज 30 ज़्यादा है। तो ये एक इक्वेशन बना, इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। इधर लेकर आएंगे तो x-2y हो गया, 30 में से 6 गया 24, -3 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 27। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, फ्रॉम नाउ अभी से, ही विल बी ट्वाइस हिज सन्स एज, सन की एज अगर y है तो फादर की एज क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। कितने सालों के बाद ऐसा पूछ रहा है हमसे, हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं ना कि t साल के बाद ऐसा हो जाता है कि फादर की एज उससे डबल हो जाती है। तो अगर अभी उसकी एज x है तो t साल के बाद क्या होगी x+t हो जाएगी, और बेटे की एज y है तो t साल के बाद y+t हो जाएगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा कि जो फादर की एज है ना वो दोगुनी हो जाएगी बेटे की एज से। बेटे की एज अगर y+t है तो ये डबल हो गया उसका। ठीक है, बस इतना ही समझना है हमें क्वेश्चन में। जरा सॉल्व करते हैं हम इसको। तो ये हो गया x+t = 2y+2t। अब मैं 2y को इधर लेकर आऊं, y को इधर लेकर आऊं तो ये x-2y हो जाएगा, और t को उधर लेकर जाऊं तो 2t में से t गया, t बचा सिर्फ। हमें चाहिए t का वैल्यू चाहिए, तो x-2y ये कितने के बराबर है 27 के ना, तो t भी 27 के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 20, अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी जो साइड्स है वो 56, 42 और 70 है। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 56 सेंटीमीटर। अच्छा, टू फॉर्म अ कोन, क्या बोल रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ना इसकी इस साइड को पकड़ा हमने, इस वाली साइड को जो 56 मीटर लॉन्ग है, और इस ट्राइंगल को हमने पकड़ के घुमाया। जब ट्राइंगल को हम घुमाएंगे ना, जैसे सपोज करते हैं ये ट्राइंगल है हमारा, जब इसको घुमाएंगे ना हम तो इस तरीके से, तो ये पूरा बेस जो है एक सर्कल बनाएगा और ऊपर कोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से फिगर बनेगा, ऐसा फिगर मिलेगा। तो इस फिगर में क्या होता है ना कि ये जो हाइट है जिस साइड को पकड़ के हमने घुमाया है उसके बराबर हो जाता है 56। इसका जो ये रेडियस है ये हो जाता है नीचे वाला साइड यानी 42, और जो स्लैंट हाइट है ये हो जाता है 70, ये हाइपोटेन्यूज। हमसे पूछ रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, कोन के टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है πr(l + πr²। πr कॉमन ले लेते हैं तो बचा l + r, तो ये फॉर्मूला होता है। पुट करते हैं, हमें ऑप्शन पाई में ही दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पाई छोड़ देंगे। r है 42, l है 70 और r है 42। ठीक है, ऐड किया 42 मल्टीप्लाई में 70 और 42 112 हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 112 × 42, तो ये हो गया हमारा 224 और ये हो गया 448, 4 10 7 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 21 नंबर, अ पर्सन सेव्स 50% ऑफ हिज इनकम, 50% बचा लेता है तो खर्च कितना करेगा 50%, यानी 320, 50 की वैल्यू हो गई। हमें 100 का पूछ रहा है तो इसका डबल कर देंगे 640। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि जब 76% का डिस्काउंट दिया जाता है ना
तो उसकी वैल्यू हो जाती है 3330। जब कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 50% का प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस बताना है हमको। तो यानी 3330 किसकी वैल्यू है, जब 76 डिस्काउंट दे दे रहे हैं, यानी 100 की वैल्यू को 24 में बेच रहे हैं, यानी ये 24 की वैल्यू है, हमको 100 का निकालना है। तो ये तब हो जाएगा सेलिंग प्राइस जब कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो जब इतने रुपए में बेच रहे हैं ना, तो हमको क्या हो रहा है, 50% का फायदा हो रहा है। 50% बोले तो 1/2, यानी तीन के सामान को, 2 के सामान को 3 में बेच रहे हैं, यानी ये 3 का वैल्यू हो गया, हमको 2 का निकालना है। तो ये हमारा एक ही लाइन में निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। सॉल्व करते हैं। 3 से गया ये 1110, 3 से ये जाएगा 8 बार में, तो ये 3 से कट कर देते हैं हम, 370। फिर ये 2 से गया 4 बार में, 4 से ये चला गया 25 बार में, 25 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 25 सत्ते 175, कैरी 17 बचा, 25 से 75, और जब 17 उसमें जोड़ देंगे तो 92, यानी 9250, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, अ कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल बना लेते हैं, इसमें एक कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। ये ए बी है, रेडियस का वैल्यू है 6। इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कॉर्ड इज 4.5। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम, ये वाला भी डिस्टेंस है, लेकिन शॉर्टेस्ट का मतलब है परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। तो ये कितना 4.5 है। रेडियस कितना है, अगर इसको मिला दे तो ये रेडियस है, रेडियस कितना है 6। तो कॉर्ड पूछ रहा है हमसे, ये वाली लंबाई पूछ रहा है, तो ये निकाल सकते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो 6 है, 4.5 है, और एक तीसरी भुजा हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये क्या हो जाएगा 12, 9। तो हमको निकालना है बेस, ठीक है। तो बेस बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू हो गई 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 144 माइनस 81। जब माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 3 और 63। तो b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई √63। लेकिन इसका ध्यान रखना है कि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था अपने कन्वीनियंस के लिए, तो फिर लास्ट में हमको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 63 क्या होता है 9 × 7, तो 9 की जगह एक 3 बाहर आ गया, √7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ रहा है 3/2 √7, पर हमको चाहिए पूरे कोड की लंबाई, है ना। ये बाइसेक्ट भी करता है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है। तो अगर आधा दूर है 3/2 √7, तो पूरा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 √7, 2 से 2 कट गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, ये होता है n + 1/2। तो एवरेज क्या होगा फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, सम हो गया ये, और एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से। तो नंबर ऑफ टर्म्स है n से n कट गया, तो जो एवरेज आता है ना फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का, वो होता है n + 1/2। तो 12 नेचुरल नंबर्स का निकालना है, तो क्या करेंगे, 12 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो गया 6.5, ऑप्शन नंबर 2। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। 900 पे निकालना है, 6% के पर मंथ, ठीक है, 6% पर मंथ की रेट है, और 12 महीनों के लिए निकालना है, ठीक है। एक महीने में 6% लग रहा है, तो 12 महीने में कितना लगेगा 72%। तो 900 का 72% कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे बस यहीं पे। 2020 गया, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो गया 9 दूना 18, 900 तो 63 और 1 64। नंबर 2 जो होगा सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 112 रुपए बेचने पे 30% का लॉस हो जाता है। कितने में बेचे कि 15% का फायदा हो। तो 112 में जब बेच रहा है ना, 30% का लॉस, 30% का वैल्यू 3/10 होता है, यानी 30% का लॉस हो रहा है, मतलब 10 के सामान को 7 रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये तो सेलिंग प्राइस ही है, यानी ये 7 का वैल्यू है, हमको 10 का निकालना है। तो ये कॉस्ट प्राइस निकल गया। कितने में बेचे कि 15% का फायदा हो। 15% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, ये होता है 3/20, यानी ये कॉस्ट प्राइस है। 20 का सामान को हमको 3 रुपए बढ़ा के, यानी 23 रुपए में बेचना है। बस सॉल्व कर देते हैं डायरेक्टली, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे काट देते हैं 0, 2 से काट दिया तो 56, 7 से काटा 8 बार में, 8 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 184 रुपए में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही सवाल है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मैंने बताया है इसका पिछले वीडियो में बेसिक पूरा, तो डायरेक्टली हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चलते हैं।
डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो 41 है। डाउन स्ट्रीम क्या है, x प्लस वाई 41, और अप स्ट्रीम की है x माइनस वाई की 20.5। इफ बोट टेक्स अ टोटल 13 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड कम बैक, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक बार ऐसे बना लेता हूं मैं डायग्राम कि एक बार जा रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसके डिस्टेंस को अगर हम d मान ले तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस हो गया 2d, ये जाना भी है आना भी है, तो d प्लस डी 2d, 13 घंटे में जा रहा है। तो जब जा रहा होगा तो उसकी स्पीड, उसका कितना टाइम लगेगा, तो मान लो ऐसे जा रहा है, ये डाउन स्ट्रीम है d स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा, d डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की स्पीड 41 प्लस फिर वापस आ रहा है अप स्ट्रीम की स्पीड से यानी 0.25। तो ये जो टोटल टाइम टेकन है ना ये बराबर है 13 के। इसको सॉल्व करते हैं, अगर ऊपर में नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 41 हो गया नीचे और ये हो गया 2d, तो ये हो गया 41, ये 2d और d मिलके हो गया 3d। तो d की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी 41 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 3, 13 कम 13 कैरी 1, 13 जो के 52 और 1 53, तो 533/3, ऑप्शन नंबर 3। द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स, 8 नंबर्स का एवरेज 124 है। द लीस्ट नंबर इफ इट इज 1/16 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स। अच्छा, फाइंड द लीस्ट नंबर, बोल रहा है कि हमको लिस्ट सबसे छोटी संख्या बतानी है अगर वो सारे नंबर्स के योग का 1/16वां हिस्सा हो। तो अगर एवरेज इतना है, 8 नंबर्स है, तो सम इतना हो गया, और 1/16वां हिस्सा यानी 1/16 कर देंगे तो निकल गया हमारा सबसे लीस्ट नंबर। 2 से भाग कर दिया तो ये हो गया 6 2 62, ऑप्शन नंबर 3। A कैन डू अ सर्टेन वर्क एट द सेम टाइम इन विच B एंड C टुगेदर। A जो है उतना ही समय में करता है जितने समय में B और C मिलके कर लेते हैं। ठीक है, इफ A एंड B टुगेदर कैन डू इट इन 7 days, A और B मिलकर 7 दिनों में करते हैं, C अलोन 9 दिनों में करता है। तो हमें बताना है B कितने दिनों में अकेला करेगा। कुछ नहीं करेंगे, जैसे करते हुए आए उसी को फॉलो करना है हमको। एलसीएम ले लिया, 63 हो गया हमारा टोटल वर्क। A प्लस B की इफिशियंसी आ गई 9, C की इफिशियंसी आ गई 7। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 9 प्लस 7 यानी कि 16। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है कि A और B प्लस C इन दोनों की इफिशियंसी बराबर है। अगर मैं मान लूं कि A की इफिशियंसी 1 है तो B प्लस C की भी इफिशियंसी 1 हो जाएगी दोनों के साथ में, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये 2 किसकी इफिशियंसी है, A प्लस B प्लस C की इफिशियंसी है। पर 2 नहीं है, हमने कितना निकाला, हमने निकाला है 16। तो यानी ये जो 2 रेशियो है ये बराबर है 16 के, तो 1 रेशियो 8 के बराबर हो गई, यानी A की इफिशियंसी आ गई 8, B प्लस C की इफिशियंसी भी आ गई 8। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं हम कि A प्लस B की इफिशियंसी 9 है और A की अकेले की 8 है, तो B की 1 बचेगी। या फिर दूसरे वाले में देखें, B प्लस C जो है वो 8 है और C के साथ है यहां से, तो हम यहां से भी निकालेंगे तो B की 1 आएगा, कहीं एक जगह से निकाल लेंगे। 1 की रफ्तार से हमको कितना काम करना है, 63 काम करना है, तो कितना टाइम लगेगा, 63 दिन लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें टोटल 29 क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए, उनको समझा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक बने रहिए चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने, आपको अगर पसंद आ रहा है, कहीं पे डाउट हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।